ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग जो है न्यूटन के गतिविषयक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूटन के 3 गतिविषयक नियम हैं। पहला नियम है जड़त्व के नियम को ही हम न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु जो है विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहना चाहती या बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह जो है विराम की अवस्था में है तो वह विराम की ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अगर हम उस पर बाह्य बल लगाते हैं तो वह उस बल का क्या करती है? विरोध करती है। तो यह नियम जो है जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम या न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम कहलाता है। अब इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसको जानना। जैसे हमने ये बताया कि एक मेज है, मेज के ऊपर आप कोई वस्तु रख दो, कुछ समय तक उसको देखो, वह अपने स्थान से विस्थापित नहीं होती है। कितना भी समय बीत जाएगा लेकिन वह अपने स्थान से हिलेगी नहीं। अर्थात उसमें यह गुण है कि वह विराम के जड़त्व का पालन कर रही है, अर्थात वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहे। अगर वो कोई वस्तु है, अगर वह गति की अवस्था में है, अगर उसकी सतहों के बीच घर्षण नहीं कार्य कर रहा है तो वह निरंतर चलती रहेगी, यानी कि उसमें जो है गति के जड़त्व का नियम लागू होगा, अर्थात वह उसी अवस्था में ही रहेगी जिस अवस्था में थी। अब देखेंगे संवेग के बारे में हम बात करते हैं। संवेग क्या होता है? संवेग के बारे में हम बात करते हैं किसी पिंड, किसी वस्तु या किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को। ये ध्यान से देखें, ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है, और ये v वेग से जो है क्या कर रही है? गति कर रही है, यानी ये गतिशील है। किस वेग से? v वेग से। तो इस वेग और इसके द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है वह रेखीय संवेग या संवेग कहलाता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान और गुणे क्या? वेग, यानी इस वस्तु का वेग, अर्थात संवेग को हम P बराबर m और क्या लिखते हैं? P बराबर क्या लिखेंगे? m। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या होता है? मात्रक होता। अब बात आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे देखिए। ये तो आपका रेखीय संवेग था, न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम था। थोड़ी सी हम बात आगे करते हैं। न्यूटन का गतिविषयक जो द्वितीय नियम है उस पर हम बात करेंगे। द्वितीय नियम तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उस पर लगाए गए असंतुलित बल की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। ध्यान से देखेंगे, न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम, यह आपका पिंड है, इसका द्रव्यमान m है और इसका वेग क्या है? v है। इसका एक संवेग होगा, ये P1 बराबर mv हो जाएगा, और ये P1 बराबर mu लिख देते हैं हम, प्रारंभिक है, और P2 बराबर m भी लिख दें। ठीक है। अब ये पूछ रहा है, न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम के अनुसार हम पढ़ेंगे कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो होती है उस पिंड पर लगाए गए असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको हम जो है डेल्टा
एफ बराबर लिख सकते हैं यह अनुपात है डेल्टा पी बटे क्या डेल्टा टी। ये जो है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार है। अब ये बात आती है कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। तो ध्यान से देखें, ये हमारा पिंड है, इसका जो है वेग जो है प्रारंभिक वेग u है और यहां पर जाने के बाद जो है ये डेल्टा टी समय लगता है। ये द्रव्यमान तो वही लगता है लेकिन वेग क्या हो जाता है v हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे ये P1 बराबर mu और P2 बराबर क्या हो गया mv हो गया। ये आपका क्या है संवेग है, प्रथम प्रारंभिक संवेग है और अंतिम संवेग है। तो प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग जब आपको ज्ञात हो तो आप संवेग परिवर्तन ज्ञात करेंगे, यानी संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है। तो संवेग परिवर्तन डेल्टा पी बराबर हम लिखेंगे P2 माइनस क्या P1। तो डेल्टा पी बराबर हो जाएगा आपका P2 का मान क्या है mv है और माइनस m और क्या हो गया u। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, mv माइनस क्या हो गया mu हो गया। तो डेल्टा p बराबर हो जाएगा क्या m कॉमन लेंगे v माइनस क्या हो गया u। ठीक है, तो डेल्टा p और बटे हम डेल्टा t, यानी डेल्टा t से भाग दे देते हैं तो ये m हो गया और v माइनस u बटे डेल्टा क्या हो गया t। तो ध्यान देने की बात यह है कि v माइनस u बटे डेल्टा t इक्वल टू क्या होता है त्वरण, यानी वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो हम लिखेंगे डेल्टा p और बटे डेल्टा t इक्वल टू क्या लिखेंगे m गुणे a। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे f बराबर होता है m गुणे क्या a, पीछे हम लोग पढ़े हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे f बराबर क्या लिखेंगे डेल्टा p और बटे क्या लिखेंगे डेल्टा t। ये ध्यान से देखेंगे संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं, जिसको हम न्यूटन का द्वितीय नियम भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम के निष्कर्ष क्या निकलते हैं। तो दो निष्कर्ष निकलते हैं। बल लगाने से यानी कि बल को बढ़ा दिया जाए तो त्वरण का मान बढ़ जाता है। किसी वस्तु पर आप जो है बल लगाएंगे तो त्वरण क्या होगा बढ़ेगा। जैसे हम ये बात करते हैं, ये पिंड है, इसका द्रव्यमान यम है और ये u वेग से गतिशील है और ये जो है क्या हो जाता है यहाँ पर जो है ये यम द्रव्यमान का पिंड है, यहाँ पर वेग क्या हो जाता है v है। तो डेल्टा t का मान जितना कम होगा यानी समय कम लगे और बल अधिक लगेगा, तो जितना बल अधिक लगेगा तो त्वरण उतना ही अधिक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह प्रोपोर्शनल क्या होता है a, यानी कि त्वरण का मान बढ़ता है जब बल का मान बढ़ा दिया जाता है। अब दूसरी बात यह होती है कि a व्युत्क्रमानुपाती होता है m के, द्रव्यमान जितना अधिक होगा त्वरण उतना ही क्या होगा कम होगा। किसी पिंड का जो है त्वरण जो उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वह त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम त्वरण और द्रव्यमान के बीच संबंध यानी कि एक जो है ग्राफ खींचे, बल और त्वरण के बीच भी खींचते हैं, तो ये बल और त्वरण के बीच ये त्वरण है और ये क्या है बल है, इसके बीच अगर रेखा खींचे एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पर बल का मान बढ़ाने से त्वरण का मान बढ़ता है या त्वरण का मान बढ़ाने से बल का मान बढ़ेगा, अर्थात एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा, ये त्वरण है और ये क्या आपका है द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान का मान बढ़ाने से त्वरण का मान क्या होता है घटता है, या त्वरण का मान घटता तब है जब द्रव्यमान अधिक हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के कुछ उदाहरण हैं, उनके बारे में आप देखें। देखिए, क्रिकेट में गेंद को कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर क्या करता है खींच लेता है। जब वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचेगा तो होगा क्या कि उसको बल कम लगाना पड़ेगा,
और आपके हाथों में चोट भी कम लगेगी। अर्थात हम कह सकते हैं जब क्रिकेट मैदान में खिलाड़ी कैच लेता है तो गेंद द्वारा हाथों पर धक्का या बल लगता है, उसका संवेग शून्य हो जाता है। अंगुलियों के मध्य गेंद आते ही वह हाथों को पीछे हटा लेता है, तो संवेग परिवर्तन का अंतराल जो है बढ़ जाता है, और संवेग परिवर्तन का अंतराल जब बढ़ेगा तो गेंद द्वारा जो बल है वह कम हो जाएगा। समय का मान बढ़ा दिया जाए यहाँ पर तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाता है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, और भी उदाहरण हैं, जैसे बॉक्सर अपना सिर पीछे की ओर खींच लेता है। जैसे कोई पंच मारता है तो बॉक्सर जो दूसरा है प्रतिद्वंदी, वह अपने सिर को पीछे की ओर खींच लेता है, तब जाकर के उसके द्वारा जो बल लगाया जाता है पंच का वह समय पा जाता है, अर्थात बल कम लगता है, अर्थात उसको चोट कम पहुंचेगी। अब देखेंगे जैसे हम गाड़ियों की स्प्रिंग का उपयोग करते हैं, इसलिए क्योंकि जो भी बल लगे नीचे की ओर उसको समय मिल जाए, और जब समय जितना ही बढ़ेगा संवेग परिवर्तन घटेगा, यानी संवेग परिवर्तन का मान घटेगा, और जब संवेग परिवर्तन का मान घटेगा तो निश्चित है कि बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात गाड़ियों में टूट फूट नहीं हो सकती। आपके सामने जो है ये कुछ प्रश्न हैं, इनको आप जो है पढ़ेंगे, और ये चेक पॉइंट दिया है, उस चेक पॉइंट को आप हल करेंगे, और कल बताइएगा हमको कि आपको कौन कौन से जो है प्रश्न इसमें से नहीं आए हैं। और कल हम लोग जो है न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम भी पढ़ेंगे और संवेग संरक्षण का